हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है बिहार दरोगा नई भर्ती जो 2024 में आने वाली है और यह बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक है। जो इसका जो क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया, जो सॉल्यूशन वो ज्ञान बिंदु GS एकेडमिक द्वारा तैयार किया गया है, रोशन आनंद सर के द्वारा इसका सॉल्यूशन, और यह 3rd एडिशन का है। इससे पहले सर 2 एडिशन तक निकाल चुके थे और ये 3rd एडिशन का है। आज हम लोग करने वाले हैं सेट नंबर 3। यह फुल वीडियो होने वाली है जो सेट नंबर 3 होगी। और इससे पहले सेट 1 और सेट 2 हम करवा दिए हैं। उसे अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको प्लेयर लिस्ट का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से जाके आप लोग जो है जो सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 जो वीडियो डाले हैं वो सभी देख लीजिए। तो ये सेट 3 होने वाले हैं, ठीक है। आज सेट 3 जो होगा यह था आपको 1275 पोस्ट PT का, जो आपको 17/12/2023 में जो है प्रथम पाली में एग्ज़ाम हुआ था। तो हम लोग करेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ करेंगे जो भी इसमें क्वेश्चन है और इसका जो आंसर दिया हुआ है, और साथ ही आंसर के साथ जो नीचे में डिस्कशन दिया हुआ है, जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन होगा उसे हम आप लोगों को बताएंगे। तो वीडियो का पूरा वीडियो होगा। अब हम सोचेंगे क्या कि एक ही क्लास में जो एक सेट पूरा करा दें, और टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा ही, माना जाए तो 1 घंटा प्लस ही लगेगा। तो इसका पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं, सारा क्वेश्चन 100 क्वेश्चन को एक ही वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप लोग जो अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए, हम लोग पूरा अच्छे से रिविज़न कराएंगे इसका। तो आज होने वाला है सेट नंबर 3 1275 पोस्ट जो हुआ था आपको PT एग्ज़ाम जो हुआ था 17/12/2023 को प्रथम पाली में, और 3rd एडिशन का है। इसमें टोटल 25 सेट है, सभी सीट को करवाएंगे। आज तीसरा सेट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है बिहार दरोगा जो 1275 पोस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था। परीक्षा तिथि है 17/12/2023 प्रथम पाली का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है पाँचवां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित जो है कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपको कुआलालंपुर में। 5 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, कुआलालंपुर। तो इसका जो दिया हुआ जिसे देखिए, फ्रॉम दरोगा सीरीज 2 पेज नंबर 156 क्वेश्चन नंबर 89 में दिया हुआ था ये क्वेश्चन। इसका डिस्कशन है 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन जो है 6 मार्च 2023 को कुआलालंपुर यानी मलेशिया में आयोजित किया गया था। इसकी थीम थी स्ट्रेथनिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड आसियान इंडिया इकोनॉमिक रिलेशंस फॉर ए स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनरशिप। आसियान क्या होता है? आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एक क्षेत्रीय संगठन है जिसका गठन जो है 1967 में बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ किया गया। 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आसियान का सचिवालय जो है जकार्ता यानी इंडोनेशिया में, तथा आदर्श वाक्य है 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी है। आसियान के संस्थापक देश है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। आसियान के 10 सदस्य देश हैं। आसियान के 10 सदस्य देश हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। दूसरा प्रश्न है राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है, कितनी है? तो देखिए राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है आपको 500। 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 500। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 निर्धारित है। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60, यानी न्यूनतम 60 है और अधिकतम है 500। अनुच्छेद 371 के विभिन्न खंडों में कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान प्राप्त है, जिसके तहत विधानसभा सदस्य की न्यूनतम संख्या 60 से भी कम है। उदाहरण मिजोरम का 40, सिक्किम का 32, गोवा में 40 तथा संघ राज्य क्षेत्र में दिल्ली 70। राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है तथा विधानसभा के 17 आवासन के आदेश राज्यपाल द्वारा दिए जाते हैं। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा वर्ष 2026 तक विधानसभा की सीटों की कुल संख्या में परिवर्तन न करने का प्रावधान है। विधानसभा सदस्य बनने हेतु अर्हता अनुच्छेद 173 में निर्धारित की गई है।
वर्तमान में सर्वाधिक विधानसभा सदस्य की संख्या उत्तर प्रदेश में है, 403 है, तथा न्यूनतम सदस्य की संख्या सिक्किम में 32 है। अनुच्छेद 332 के अनुसार राज्य की जनसंख्या के अनुसार अनुपात के आधार पर विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण दिया जाता है। 3 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ये किसके प्रति? तो ये होता है आपको लोकसभा के प्रति। 3 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के प्रति। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संविधान का अनुच्छेद 75 स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका अर्थ है कि सभी मंत्रियों को उनके सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त जिम्मेदारी होती है। अनुच्छेद 75(2) में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी वर्णित है। यह कहना है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को उस समय भी हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त। हालांकि राष्ट्रपति किसी मंत्री को केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही हटा सकता है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री। अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद का उपबंध यह है कि राष्ट्रपति को उसके कार्य करने हेतु सलाह देती है। मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद दोनों शब्द एक दूसरे के लिए प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इनमें एक निश्चित अंतर है। मंत्रिमंडल क्या होता है? मंत्रिमंडल एक लघु निकाय है जिसमें लगभग, देखिए, मंत्रिमंडल एक लघु निकाय है जिसमें लगभग 15 से 20 मंत्री होते हैं। यह मंत्रिपरिषद का एक भाग है। इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। इसकी व्याख्या को 1978 के 44वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 352 में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 352 में व्याख्या है कि प्रधानमंत्री व अन्य कैबिनेट मंत्रियों की परिषद उन्हें अनुच्छेद 75 के अंतर्गत नियुक्त किया गया है। 4 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय आय बराबर होता है। राष्ट्रीय आय बराबर होती है किसमें? यह होती है आपको एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। राष्ट्रीय आय एनएनपी फैक्टर कॉस्ट के बराबर होती है। राष्ट्रीय आय क्या होता है? देखिए, जब एनएनपी की गणना लागत मूल्य यानी फैक्टर कॉस्ट पर की जाती है तब उस देश की राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। एनएनपी से राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए इसमें से अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाता है, जबकि परिधान यानी सहायिकी को जोड़ दिया जाता है। राष्ट्रीय आय बराबर होता है निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सहायिकी। पाँच नंबर का प्रश्न है, संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? यह भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो है यह शामिल नहीं है। देखिए, राष्ट्रपति शामिल है, प्रधानमंत्री शामिल है, भारत का महानवादी शामिल है, लेकिन जो है भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संघीय कार्यपालिका में भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक शामिल नहीं है। भारतीय संघ की कार्यपालिका का निर्माण राष्ट्रपति, देखिए, भारतीय संघ की कार्यपालिका का निर्माण राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं महानवादी से मिलकर होती है। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है, परंतु वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री एवं उनके मंत्रिपरिषद में निहित होती है। अनुच्छेद 52 के माध्यम से राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 53 के तहत भारत का राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका संबंधित समस्त शक्ति का प्रयोग स्वयं अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। प्रधानमंत्री शासन का प्रशासनिक प्रधान होता है। अनुच्छेद 75(1) राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान करता है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महानवादी के पद का प्रावधान है। 6 नंबर का प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने
ई सारस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये किया आपको ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ई सारस ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। इस ऐप को दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता से जुड़ी महिलाओं के बनाए गए उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए जारी किया गया। 7 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? इसका संबंध है आपको निशानेबाजी से। 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निशानेबाजी। 8 नंबर का प्रश्न है, कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली भारतीय अधिकारी का नाम बताइए। इसका नाम है आपको कैप्टन शिवा चौहान, ऑप्शन नंबर बी। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में कैप्टन शिवा चौहान सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। कैप्टन अवनी चतुर्वेदी, कैप्टन मोहना सिंह जित्रवाल तथा कैप्टन भावना कंठ को भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलटों में शामिल किया गया है। तो चलिए इसमें देखते हैं भारत में प्रथम महिला। देखिए क्या है, भारत में पहली महिला पायलट है आपको सरला ठकराल। ठीक है। भारत में पहली महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह। भारत में पहली महिला लड़ाकू पायलट भावना कंठ। भारत में पहली महिला एयरलाइनर पायलट दुर्गा बनर्जी। पहली महिला ऑटो रिक्शा चालक शीला डावड़े। पहली महिला ट्रेन ड्राइवर सुरेखा यादव। भारत में पहली महिला IFS अधिकारी चोनिरा बोलियप्पा मुथम्मा। 11 नंबर प्रश्न है, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? कौशाम्बी, तो कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? ये थी वत्स की। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी थी। बुद्ध के समय हम 16 बड़े बड़े राज्य पाते हैं जो महाजनपद कहलाते हैं। तो क्रम संख्या देखते हैं महाजनपद और राजधानी। पहला है मगध का जो राजधानी था आपको मगध महाजनपद का राजगिरी या गिरिवज्र। इसके बाद काशी का वाराणसी। कौशल का हो जाएगा श्रावस्ती यानी अयोध्या। कुरु का हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। अंग का हो जाएगा चंपा। वज्जी का होगा यानी वैशाली विदेह। मल्ल का हो जाएगा कुशीनगर प्रथम और द्वितीय बना आपको पावा। चेदी या चेती सोतथीवती सुक्तिमती। वत्स कौशाम्बी। पंचाल का होगा आई छत्र उत्तरी कौपिल्य दक्षिणी। इसके बाद है आपको मत्स्य, इसका जो विराटनगर। सूरसेन का हो जाएगा मथुरा। अस्मक का हो जाएगा पोतना या पोटली। अवंती का हो जाएगा उज्जैनी यानी उत्तरी। महिष्मती दक्षिणी। गंधार का हो जाएगा तक्षशिला। कंबोज का हो जाएगा राजपुर यानी हाटक। 16 महाजनपद में अस्मक ही एक ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। 16 महाजनपदों में केवल वज्जी एवं मल्ल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जबकि शेष में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, यानी गणतंत्र व्यवस्था थी, इसमें राजतंत्र थी। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। याद रखिएगा, वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है जो वज्जी संघ की राजधानी था। इसका गठन जो है 500 ईसा पूर्व में हुआ था। महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय यानी महावास्तु एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। महापरिनिर्वाण सूत्र में 6 महानगरों की सूचना मिलती है, चंपा, राजगिरी, श्रावस्ती, काशी, कौशाम्बी तथा साकेत। विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर पाटलिपुत्र है। 12 नंबर का प्रश्न है, किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म है? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, सरबान, सर तालाब। 13 नंबर का प्रश्न है, रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ? यह हुआ था आपको ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 3 मार्च 1918 ईस्वी को रूस की नई बोल्शेविक सरकार और जर्मनी या केंद्रीय शक्ति यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन साम्राज्य, बुल्गारिया के बीच हस्ताक्षरित एक अलग संधि थी, जिसने प्रथम विश्व युद्ध में रूस की भागीदारी को समाप्त कर दिया। 2 महीने की बातचीत के बाद जर्मनी नियंत्रक ब्रेस्ट लिटोवस्क में संधि पर हस्ताक्षर हुआ। इस संधि के हो जाने के बाद रूस विश्व युद्ध से अलग हो गया, जिससे
बोल्शेविक सरकार को देश की आंतरिक समस्याओं पर ध्यान देने का समय मिल गया। 14 नंबर प्रश्न है, विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात क्या होगा? इसका होगा 1 के बराबर या कम होता है। 1 के बराबर या कम होता है। विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा 1 के बराबर या कम होता है। 15 नंबर प्रश्न है, द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र डैश जाता है। क्या होगा? खुल जाता है। ऑप्शन नंबर ए। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र जो है खुल जाता है। 16 नंबर का प्रश्न, सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। क्या कहलाएगा? ये उदारीकरण। ऑप्शन नंबर डी, उदारीकरण। सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली कि वे क्या आयात या क्या निर्यात करना चाहते हैं। सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है और इसीलिए उसे अधिक उदार कहा जाता है। 17 नंबर प्रश्न है, कांगड़ा लघु चित्र कला किस राज्य में बनाई जाती है? यह बनाई जाती है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी। कांगड़ा चित्रकला कांगड़ा की सचित्र कला है जिसका नाम कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के नाम पर रखा गया, जो एक पूर्ण रियासत थी जिसने कला को संरक्षण दिया था। यह 18वीं शताब्दी के मध्य में बसोहली चित्रकला की शैली के लुप्त होने के साथ प्रचलित हो गया। कांगड़ा चित्रकला के मुख्य केंद्र गुलेर, बसोहली, चंबा, नूरपुर, बिलासपुर और कांगड़ा है। 18 नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? यह किया जाता है आपको UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मानव विकास सूचकांक UNDP द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह सूचकांक 1990 से जारी किया जा रहा है। ठीक है, इसकी गणना 0 और 1 के बीच की जाती है। संकेतक में जो देश अंक 1 के जितना पास रहता है वह मानव विकास में उतने उच्च स्तर पे होते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना का लेखक कौन था? तो इसका लेखक था आपको मॉन्टेस्क्यू। ऑप्शन नंबर सी। द स्पिरिट ऑफ द लॉज 1748 नामक रचना के लेखक जो है मॉन्टेस्क्यू था। इस पुस्तक में सरकार के भीतर विधायी कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन प्रस्तावित है। मॉन्टेस्क्यू ने किताब प्रकाशित करने से पहले 21 वर्ष शोध में बिताए। 20 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न अवामे का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। वह समिति था आपको बुढ़िया समिति। 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जून 1994 में अनुसूचित क्षेत्रों की स्थिति का अध्ययन करने हेतु बुढ़िया समिति का गठन किया गया। बुढ़िया समिति ने 1995 में केंद्र सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। बुढ़िया समिति की सिफारिश को मानते हुए अनुसूचित क्षेत्र के लिए केंद्रीय कानून को ठीक माना गया। इसका मुख्य उद्देश्य केंद्रीय कानूनों के माध्यम से जनजातीय स्वायत्त क्षेत्र को निर्दिष्ट करना था। सरकारिया आयोग। इस समिति का गठन जून 1983 में केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने तथा राज्यों की स्वायत्तता संबंधी मांगों पर सिफारिश देने के लिए किया गया था। इसके अन्य 2 सदस्य थे श्री बी शिवारमन और SR सेन। अब अशोक मेहता समिति। दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा अशोक मेहता की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। अशोक मेहता समिति ने रिपोर्ट जो है अगस्त 1978 में सौंपी। इसने पंचायत व्यवस्था हेतु द्विस्तरीय यानी मंडल पंचायत व जिला परिषद अपनाने की बात कही। LM सिंघवी समिति। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन राजीव गांधी सरकार द्वारा 1986 में किया गया।
इसने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया। राज्य वित्त आयोग का गठन तथा पंचायतों को करारोपण अधिकार देने का जो है सुझाव दिया। 21 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं व सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है वह क्या कहलाती है? वह कहलाएगी आपको सूचना का अधिकार। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूचना का अधिकार। अगर आप कोई वस्तु खरीदेंगे तो उसके पैकेट पर कुछ खास जानकारियाँ पाएंगे। ये जानकारियाँ उस वस्तु के अवयवी मूल्य, बैच संख्या, निर्माण की तारीख, खराब होने की अंतिम तिथि, वस्तु बताने वाले के पते के बारे में होती है। 22 नंबर का प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता स्पांतरित की जा सकती है। ये आपको किया जाएगा पक्षाभिमुखी पेशियों द्वारा। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अभिनेत्र लेंस की वक्रता पक्षाभिमुखी पेशियों द्वारा वक्रता रूपांतरित किया जा सकता है। 23 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में डैश सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। वे करेंगे आपको 12 सदस्य। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 12। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना का प्रावधान करता है। संविधान के अनुच्छेद 80(3) के तहत राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाजसेवी के संबंध में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, परंतु वर्तमान में इनकी संख्या 245 है। राज्य विशेष की जनसंख्या के आधार पर किसी राज्य से आने वाले सदस्यों की संख्या का निर्माण होता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक 31 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, अर्थात इसका विघटन नहीं होता है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, जो अनुच्छेद 89 में है। वर्तमान भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है, जो 14वें स्थान पे है। 24 नंबर प्रश्न है, भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है, यह कौन था? यह था आपको मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी। भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है, यह मिजोरम है। देखिए, सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश 2011 जनगणना के अनुसार पहला हो गया केरल, उसके बाद हो गया लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य जनगणना 2011 के अनुसार बिहार हो गया, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित है। नोट, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, यानी 91.8% है। द्वितीय दमन एवं दीव है, 87.1%। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली 76.2%। 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? तो देखिए, इसमें से भाग जो नहीं लेने वाला सदस्य कौन सा है इसमें? देखिए, 3 नंबर में है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसका दिल्ली एवं पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 और 4। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली एवं पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर सांसद को यह शक्ति है कि महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटा दें। महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य के अलावा मनोनीत सदस्य यानी दोनों सदनों के भी भाग ले सकते हैं। राज्य विधानसभा तथा दिल्ली एवं पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते हैं, भले ही राष्ट्रपति निर्वाचन में सदस्य भाग लें। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, याद रखिएगा, महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इसके बाद है राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन से लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व नोटिस देना होता है। यह नोटिस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा
हस्ताक्षरित होना चाहिए। संसद के जिस भी सदन में यह आरोप लाया जाता है उसमें सदन की कुल संख्या के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर अगले सदन में भेज दिया जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है। अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग नहीं लगाया गया है। 27वां प्रश्न है, एकरा राजधानी है। एकरा कहाँ की राजधानी है? एकरा आपको घाना की राजधानी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 घाना। देखिए सेनेगल की राजधानी डकार, ट्यूनीशिया का ट्यूनिस, युगांडा का कंपाला, अंगोला का लुआंडा, अल्जीरिया का अल्जीरियस, मोजाम्बिक का मपूतो, नामीबिया का विंडहॉक, नाइजर का विनामी। अट्ठाईसवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया है? वह संगठन है आपको सीबीआई, ऑप्शन नंबर ए। ऑपरेशन गरुड़ सीबीआई के द्वारा चलाया गया अभियान है। 29 नंबर प्रश्न है, एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है? सबसे अधिक सही उत्तर चुनें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असामान्यता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है एवं दर्पण उत्तल लेंस के तुलना में हल्का होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर का प्रश्न है, बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है किससे? यह संबंधित आपको पंचायती राज से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पंचायती राज। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में योजना आयोग यानी अब नीति आयोग द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा कार्यक्रम के अध्ययन के लिए गठित की गई। वह नवंबर 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचा बनाए जाने की बात कही। पहला ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश स्वीकार की। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले यानी राजस्थान में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। तदुपरांत 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले के सादनगर विकास खंड में इसे शुरू किया गया। मौलिक अधिकार का संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेख है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के नेतृत्व में गठित समिति सुझाव पर 42वें संविधान संशोधन 1970 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 क और 51 क के अंतर्गत किया गया। इकतीस नंबर प्रश्न है, कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? देखिए कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? यह मिलेगी आपको कुर्सेला का, जो कुर्सेला पड़ता है आपको, यह कटिहार जिला में, कटिहार जिला में मिलता है। यहीं पे जो है कोसी जो गंगा में मिल जाती है। कोसी नदी बिहार के कुर्सेला यानी कटिहार शहर के पास गंगा नदी मिलती है। कोसी नदी का उद्गम नेपाल स्थित गोसाई थान चोटी के पास से हुई है। प्रमुख सहायक नदियां हैं अरुण कोसी, सुन कोसी, तामुर कोसी, इंद्रावती, लिखू, दूध कोसी, भीट कोसी, तांबा कोसी आदि है। कोसी नदी को नेपाल में सप्त कोसी के नाम से भी जाना जाता है। कोसी नदी की लंबाई लगभग 720 किलोमीटर है। तिब्बत, नेपाल और बिहार में लुप्त क्षेत्र लगभग 74,500 वर्ग किलोमीटर है। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। कोसी नदी के प्रवाह तंत्र के अंतर्गत सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज जिलों का अधिकांश क्षेत्र आते हैं। कोसी परियोजना की स्थापना 1953 में की गई थी, जो 1965 में बनकर तैयार हुआ। यह भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। रेशम उद्योग के लिए बिहार का भागलपुर जिला प्रसिद्ध है, जिस कारण भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी का उपनाम दिया गया है। पूर्णिया, कटिहार, सहरसा जिले जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का सुपौल जिला पहला कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है। 32 नंबर प्रश्न है, 32 नंबर का प्रश्न, निम्न संतों के कालक्रम को सजाएं। तो देखिए इसका कालक्रम हो जाएगा, आपको पढ़ा जाएगा रामानुजाचार्य, उसके बाद होगा आपको नामदेव, उसके बाद होगा चैतन्य, उसके बाद होगा आपको तुलसीदास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रम हो जाएगा 2, 4, 1, 3। प्रश्नगत संतों का कालक्रम निम्नलिखित है, जिससे आपको रामानुजाचार्य, इसका हो जाएगा 1017 ईस्वी से 1137 ईस्वी। नामदेव, इसका हो जाएगा आपको 1270 से
1350, चैतन्य 1486 से 1533, तुलसीदास 1532 से 1623। ठीक है, रामानुजाचार्य 1017 ईस्वी से 1137 ईस्वी। रामानुजाचार्य का जन्म 1017 ईस्वी के श्री पेरुम्बदूर यानी तमिलनाडु में हुआ था। इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का मत दिया तथा ज्ञान के स्थान पर भक्त को मत दिया। इन्होंने ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य नाम से टीका लिखी। इन्हें दक्षिण में विष्णु का अवतार माना जाता है। नामदेव 1270 से 1350, महाराष्ट्रियन संत नामदेव का जीवन काल 1270 ईस्वी से 1350 ईस्वी है। नामदेव दर्जी थे जो संत बनने से पहले लुटेरे का जीवन बिताते थे। नामदेव ने वारकरी संप्रदाय की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई। इनके कुछ गीत गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है। 33 नंबर प्रश्न है, स्वावलंबन 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यह लॉन्च किया गया नौसेना के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, नौसेना द्वारा स्वावलंबन 2.0 लॉन्च किया गया। इस रोड मैप का उद्देश्य सहयोग, समन्वय और साझेदारी में नई प्रौद्योगिकी का विकास करना है। यह भारतीय नौसेना का अपडेटेड स्वदेशीकरण रोड मैप है। 34 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रिक स्कूटर VID यानी वीडा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह लॉन्च किया गया आपको हीरो मोटरकॉर्प के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हीरो मोटरकॉर्प ने अपना पहला स्कूटर वीडा लॉन्च किया। निर्माणाधीन दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के प्रथम चरण साहिबाबाद दुहाई डिपोट का उद्घाटन किया गया। इसे रैपिडेक्स और बाद में नमो भारत नाम दिया गया। 35 नंबर प्रश्न है, अली नगर की संधि किसके बीच हुआ था? अली नगर की संधि किसके बीच हुआ था? यह हुआ था आपको ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अली नगर की संधि ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। अली नगर की संधि फरवरी 1757 के फलस्वरूप अंग्रेजों को कलकत्ता की किलेबंदी करने, सिक्के ढालने का अधिकार तथा नवाब सिराजुद्दौला द्वारा युद्ध में हुई क्षतिपूर्ति का वचन दिया गया तथा दोनों पक्ष ने भविष्य में शांति बनाए रखने का वादा किया। ठीक है, परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। 20 जून 1756 ईस्वी को कालकोठरी की त्रासदी नामक घटना घटी। इस घटना के संबंध में जेड हॉलवेल ने जानकारी दी थी। हॉलवेल के अनुसार सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात को 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था। अगले सुबह उनमें से 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला की सेना के बीच हुआ था। इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई है। पलासी का युद्ध बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। 36 नंबर प्रश्न है, प्लेइंग इट माई वेज किसकी रचना है? यह रचना आपको सचिन तेंदुलकर की। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली के द्वारा लिखा हुआ। क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव। गोल्डन गर्ल PT उषा। सन्नी डेज सुनील गावस्कर। वनडे वंडर्स सुनील गावस्कर। 281 एंड बियार्ड VVS लक्ष्मण। पावर शिफ्ट एल्विन टोफलर। हेलेन किलर स्टोरी ऑफ माई लाइफ एवॉर्ड ऑफ लव नरेंद्र मोदी। एमनेस्टी अरविंद अडीग। मैथोलॉजी रोनाल्ड बर्थ। 37 नंबर प्रश्न है, मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था? यह हुआ था आपको 1615 ईस्वी में। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1615 ईस्वी। मुगल मेवाड़ संधि 1615 में जहांगीर और राणा अमर सिंह के बीच हुआ था। 1605 से 1615 ईस्वी के मध्य मुगलों द्वारा मेवाड़ पर नियंत्रित सैनिक अभियान कराए गए। अंततः 1615 ईस्वी में मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह ने आत्मसमर्पण कर लिया। मेवाड़ अभियान की सफलता के बाद खुर्रम शाह को खुर्रम की उपाधि दी गई। 38 नंबर प्रश्न, मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है? ये संबंधित है आपको 34 नेटिव इन्फेंट्री। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर यानी बंगाल में गाय की चर्बी वाले कारतूत को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया और उसके बाद उसने लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर ह्यूसन को गोली मारकर हत्या कर दी। फलस्वरूप मंगल पांडे को गिरफ्तार किया गया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई।
फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने हल्ला बोल का नारा दिया था। 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 नेटिव इन्फेंट्री से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 ईस्वी में क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाल्मस्टोन थे। 1857 के विद्रोह के बाद पील कमीशन की रिपोर्ट पर सेना का पूर्ण रूप से पुनर्गठन किया गया एवं सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिक का अनुपात बढ़ाया गया तथा उच्च सैनिक पद पर भारतीय की नियुक्ति पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गई है। बंगाल की सेना में यूरोपीय व भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 रखा गया, जबकि बम्बई मद्रास में 2:5 रखा गया। भारतीय को सेना में ऊंचे से ऊंचा प्राप्त होने वाला पद पर सूबेदार का था। 39 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? ये किया जाता है 358 के तहत। 39 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 358 के अनुसार यदि युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के तहत संपूर्ण भारत में या भारत के किसी भाग में आपातकाल की घोषणा की गई है तो संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को स्वतः निलंबित हो जाता है। इसके लिए कोई आदेश निकालने या विधेयक पारित करने की जरूरत नहीं है। 40 नंबर का प्रश्न है, बैला-डीला खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बैला-डीला खान जो प्रसिद्ध है आपको लौ एश के लिए। 40 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी लौ एश के। बैला-डीला खान छत्तीसगढ़ में स्थित है। भारत में लौ एश के प्रमुख क्षेत्र है आपको, जैसे उड़ीसा में है गुरुम हिसानी, सुलेपत, बादाम पहाड़, किरीबुरु, बांसपानी, सुरकिंदा। 41 नंबर प्रश्न है, प्रोजेक्ट 75 यानी प्रोजेक्ट 75-1 किससे संबंधित है? यह संबंधित आपको पनडुब्बी से है। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पनडुब्बी। प्रोजेक्ट 75-1 भारतीय नौसेना की P-75 श्रेणी की पनडुब्बी का एक अनुवर्ती है। प्रोजेक्ट 75-1 के तहत 6 पारंपरिक पनडुब्बी के निर्माण के लिए स्वदेशी तौर पर परिकल्पना की गई है, जो अत्याधुनिक वायु स्वतंत्र प्रणोदक प्रणाली से लैस है। इसकी अनुमानित लागत जो है 43,000 करोड़ रुपये की है। इसके तहत 6 पनडुब्बियां हैं, INS कलवड़ी, INS वागसीर, INS वेला, INS खंडेरी, INS करंज और INS आगीर। 42 में प्रश्न, ब्रोंज मेडल मिश्रित होता है किससे? यह होता है आपको कॉपर और टीन से। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। तांबा यानी सिलिकॉन, इनका उपयोग कर मास्टर मिश्र धातुओं को तैयार किया जाता है, जिससे अनाज भंडारण एवं रिफाइनरी संशोधन से संबंधित सामग्री सुरक्षित रखा जाता है। 43 में प्रश्न, पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख क्या है? यह कुद्रेमुख जो है आपको पर्वत चोटी है। 43 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी पर्वत चोटी। पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख पर्वत चोटी है। कुद्रेमुख कर्नाटक के पठार का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है, जिसकी ऊंचाई जो है 1892 मीटर है। पश्चिमी घाट यह उत्तर में तापी नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक 1600 किलोमीटर क्षेत्रफल तक फैला हुआ। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट की प्रमुख चोटी है कलसुई बई 1646 मीटर, महाबालेश्वर 1438 मीटर, मुलनगिरी 1925 मीटर, कुद्रेमुख 1892 मीटर आदि है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के पर्वत नीलगिरी पर्वत ग्रंथि में मिलते हैं। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट के पर्वत नीलगिरी पर्वत ग्रंथि में मिलते हैं, जिसका सर्वोच्च शिखर डोडा बेटा है जो 2637 मीटर है। दक्षिणी भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं। इसकी अनाईमुड़ी चोटी जो 2695 मीटर है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामलाई एक शाखा उत्तर पूर्व में पालनी की पहाड़ी तथा दक्षिण में कार्डम की पहाड़ी के रूप में फैली हुई है। पूर्वी घाट यह महानदी की घाटी से नीलगिरी तक 1300 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। उत्तर से दक्षिण की ओर पाई जाने वाली पहाड़ियों का क्रम है नल्ला मलाई, वेलिनकोंडा, पालकोंडा, नागारी, जावदी, सेवड़ाय, पंचमलाई, सिरुमलाई। पूर्वी घाट की प्रमुख चोटी चिंदगड़ा, महेंद्रगिरी आदि है। 44 नंबर प्रश्न, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये राष्ट्रीय उद्यान आपको किबुल लामा जाओ। 44 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी किबुल लामा जाओ। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है
किबुल लामजाओ। यह राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर के लोकटक झील में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान का 2/3 भाग फुमडी यानी मिट्टी तथा बायोमास से निर्मित तैरता हुआ दलदल द्वारा निर्मित है। यह उद्यान संगाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है। देखिए जम्मू कश्मीर में दाचीग्राम है। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, जम्मू कश्मीर में दाचीग्राम, लद्दाख में हिमिसाई, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, राजस्थान में केवलादेव, छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, मेघालय में बलपक्रम, गुजरात में गिर है जो एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है, असम में काजीरंगा है जो एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। 45वां प्रश्न, निम्न में से किस संस्था को आरबीआई द्वारा विनियमन नहीं करता है? ये होगा आपको गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, ऑप्शन नंबर बी। उपकरण एवं निवेश संबंधी संस्था को आरबीआई विनियमन नहीं करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक की अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? यह राज्य होगा आपको राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के अनुसार बड़े राज्य राजस्थान पहला नंबर पर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। क्षेत्रफल के अनुसार छोटे राज्य गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम। क्षेत्रफल के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश का क्रम लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, अंडमान एवं निकोबार है, इसके बाद दिल्ली है, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप, पुडुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप। नोट में देखिए क्या लिखा हुआ, बिहार क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 12वां राज्य है। इसका क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 47वां प्रश्न है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आई ईट ए बनाना एवरी डे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए बनाना इज द ईटन बाय मी एवरी डे। 48 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता है, यानी सबसे कम जो है विद्युत ऋणात्मकता किसका है? यह आपको CS की, ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर प्रश्न, एक समान वित्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है, किस में? ये चाल में, ऑप्शन नंबर ए चाल। एक समान वित्तीय गति एक त्वरण गति है क्योंकि निकाय को गति की दिशा लगातार बढ़ती रहती है एवं बदलती रहती है एवं वृत्तीय गति के दौरान निकाय का कोणीय वेग स्थिर रहता है, तो इससे एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। पचास नंबर प्रश्न, निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये में क्या पड़ा, 2 में आपको आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, इसके बाद 4 में आपको विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, उसके बाद हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, उसके बाद हो जाएगा आपको स्वापक औषधि और मान प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण। निवारक निरोध कानून जिन्हें संसद द्वारा बनाया गया है। पहला आपको निवारक निरोधक अधिनियम 1950 जो 1969 में समाप्त कर दिया गया। दूसरा आंतरिक सुरक्षा अधिनियम MISA 1917 जिसे 1975 में निरस्त कर दिया। इसके बाद है विदेशी मुद्रा का संरक्षण एवं व्यसन निवारण अधिनियम 1974। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NASA 1980। चोर जारी निवारक और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980। आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम टाडा 1985 या 95 में समाप्त हो गया। 51 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अमिश्रणीय द्रवों को अलग करने की एक विधि है? यह है आपको प्रभाजी आसवन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बावन नंबर का प्रश्न है, गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं? गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं? यह करते हैं आपको ऑप्शन नंबर ए जूट। गंगा के मैदान को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है उत्तरी गंगा का उत्तरी मैदान उत्तराखंड एवं
उत्तर प्रदेश विस्तार। दूसरा है मध्य गंगा का मैदान, उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं पश्चिमी बिहार में विस्तार। तीसरा है गंगा का निचला मैदान, पूर्वी बिहार और पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश विस्तार। 53 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से द्वितीयक समयों के स्रोत हैं? तो इसमें से सभी है, देखिए सरकारी रिपोर्ट है, समाचार पत्र है, पुस्तक है और वेबसाइट है। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4। 54 नंबर का प्रश्न है, प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? यह शहर था आपको राजगीर, ऑप्शन नंबर सी राजगीर। प्राचीन मगध राज्य की राजधानी यानी प्रथम राजधानी जो है राजगीर यानी राजगिरी शहर था। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक वीरद्रथ था। इसकी राजधानी राजगिरी यानी गिरिवज्र थी। हर्यंक वंश का उदयन मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र यानी पटना स्थानांतरित किया। शिशुनाग ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित किया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले आया। 55 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो देखिए कालाजार जो है आपको प्रोटोजोआ जनित रोग है। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कालाजार। 56 नंबर प्रश्न है, मोटो जीपी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी? यह किया गया था आपको ग्रेटर नोएडा में, ऑप्शन नंबर डी ग्रेटर नोएडा। 57 नंबर प्रश्न, वायु में ध्वनि तरंग विचलित करती है कैसे? यह करेगी केवल आपको केवल अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में। 57 राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। देखिए वायु में ध्वनि तरंग विचलित करती है केवल अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में। 58 नंबर प्रश्न, भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रहा है? देखिए माया को लेने जा रहा है। 58 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी माया। माया ऑपरेटिंग सिस्टम 2021 में DRDO द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे 15 अगस्त 2023 के बाद लागू किया गया था। 59 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्रशासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा था? यह रहा था आपको दमन एवं दीव में। 59 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी दमन एवं दीव। वर्ष 2011 में भारत के दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा था। देखिए 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 1037। लिंगानुपात में द्वितीय स्थान जो लक्षद्वीप का था। न्यूनतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य देखिए केरल हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, छत्तीसगढ़। न्यूनतम वाले हो गया 5 हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब, उत्तर प्रदेश। 61 नंबर प्रश्न है, बहुत ठंडे मौसम में एसएन निम्न में से किस कारण से पाउडर में बदल जाता है? यह बदलेगा आपको कम तापमान पर एसएनओ के निर्माण के कारण, ऑप्शन नंबर बी। 62 नंबर प्रश्न है, नॉर्वे शतरंज लीड्स टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया था? यह हराया था आपको डी गुकेश ने। 62 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी गुकेश। 63 नंबर प्रश्न, पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध होता है कैसा? यह होता है आपको धनात्मक। 63 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी धनात्मक। पूर्ति का नियम मांग के नियम के ठीक विपरीत है। पूर्ति एक कीमत का संबंध धनात्मक होता है जबकि मांग एवं कीमत का संबंध ऋणात्मक होता है। 64 नंबर का प्रश्न है, किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं फसल चक्र, ऑप्शन नंबर सी फसल चक्र। 65 नंबर प्रश्न है, रुपीयाह मुद्रा क्या है? रुपीयाह मुद्रा क्या है? यह आपको इंडोनेशिया की मुद्रा को रुपीयाह मुद्रा कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ दिखाते हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, इसका है रुपया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, इसका टका है। भूटान की राजधानी थिम्पू है, इसका है निगुल्ट्रम है। बहरीन की राजधानी मनामा है, दिनार है। मंगोलिया की राजधानी जो है
उलान बटोर है तुगड़िक है, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, रिंग कीट है, मालदीव की राजधानी माले है, इसका रुपया है, लाओस की राजधानी वियतनाम है, इसका जो है न्यू किप लासो है, वियतनाम की राजधानी हनोई है, इसका डांग है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, इसका है बहुत है। 66 नंबर प्रश्न, कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है, तो कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है कार्यशील पूंजी में, ऑप्शन नंबर बी कार्यशील पूंजी। 67 नंबर प्रश्न है, व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है, इसका कार्य है आपको जमा स्वीकार करना और ऋण देना, ऑप्शन नंबर सी जमा स्वीकार करना और ऋण देना। जमा स्वीकार करना, बैंक लोगों की बचत को जमा करता है। बैंकों के साथ हम 3 प्रकार के खाते खोल सकते हैं, पहला बचत खाता, चालू खाता और सावधि खाता। 68 नंबर प्रश्न है, फ्रांस के निम्न में से किन 2 नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की, यह की थी मिराबेयो और आबेसिए, ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने 20 जून 1789 को नेशनल असेंबली का गठन किया। 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने करों, कर्तव्य और बंधनों वाले सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। 69 नंबर प्रश्न है, बाणों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा, इसका होगा तुनीर होगा, ऑप्शन नंबर सी तुनीर। 70 नंबर प्रश्न है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ही सेड टू मी माय कजन हैज ड्रॉन दिस पिक्चर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ही टोल्ड मी दैट हिज कजन हैड ड्रॉन द पिक्चर। 71 नंबर प्रश्न है, भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित क्षेत्र में से किस से संबंधित है, यह है आपको कला से संबंधित है। 71 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए कला। वर्ष 2019 में यह पुरस्कार 3 व्यक्ति प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को दिया गया। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। 72 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से अनपचयी शर्करा है, कौन है, तो देखिए इसमें सुक्रोज जो है ये अनपचयी शर्करा है। 72 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी सुक्रोज। अनपचयी शर्करा ऐसी शर्करा G2 फेलिंग एवं टहलेन अभिकर्मक विलयन को अपचयित नहीं करते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ऑक्सीम नहीं बनाता एवं परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित नहीं करता। 73 नंबर का प्रश्न है, मुख्यमंत्री के कार्य व शक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है, यह मिलेगा आपको अनुच्छेद 167 में। 73 राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 167। मुख्यमंत्री के कार्य व शक्ति का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 में मिलता है। चौहत्तर नंबर प्रश्न है, आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है कहाँ पे, ये जाएगा आपको लसिका द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। वसा के पाचन के परिणाम फलस्वरूप वसा में घुलनशील विटामिन, मोनोग्लिसराइड्स, ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल और मोनोग्लिसराइड्स को संचार प्रणाली में प्रवेश की आवश्यकता होती है, जो लसिका द्वारा संपन्न किया जाता है। इसके पश्चात इसका उपयोग शरीर के चारों ओर कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। 75 नंबर प्रश्न, फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है, यह करेगी आपको स्कंदन के द्वारा। 75 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी स्कंदन। 76 नंबर का प्रश्न, कॉपर छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त करता है, यह करेगा आपको क्या मुक्त करेगा, SO2 मुक्त करेगा, ऑप्शन नंबर बी। 77 नंबर प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत में कब आया था, यह आया था आपको 1498 ईस्वी में। 77 राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। वास्को डी गामा भारत में 1498 ईस्वी में आया था। प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से 90 दिन की समुद्र यात्रा के बाद 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट यानी केरल पहुंचा। वहां पर जमोरिन ने उसका स्वागत किया। 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। पेट्रो अल्ब्रेज केब्राल दूसरा पुर्तगाली था जो 31 दिसंबर 1500 ईस्वी को भारत आया था। 78 नंबर प्रश्न, गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपण को
डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को डैश कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं खादर। 78 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी खादर। 80 नंबर का प्रश्न है, 80 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? यह मनाया जाएगा आपको 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को विश्व युवा दिवस, 4 जनवरी लुईस ब्रेल दिवस, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 30 जनवरी कुष्ठ निवारक यानी शहीद दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, 28 अप्रैल को विश्व प्राकृतिक दिवस, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। वर्ष 1970 से पृथ्वी दिवस मनाने की शुरुआत की गई। 81 नंबर प्रश्न है, प्रयाग प्रसिद्ध का रचनाकार कौन था? तो इसका रचनाकार था आपको हरिसेन, ऑप्शन नंबर बी हरिसेन। 83 नंबर प्रश्न, बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार राज्य का क्षेत्रफल है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। यह बिहार राज्य के अवस्थित कहाँ? भारत के उत्तर पूर्वी भाग में मध्य और निम्न गंगा बेसिन में बिहार अवस्थित है। राज्य का देशांतरीय विस्तार है 24 डिग्री 2010 से 27 डिग्री 3115 उत्तरी अक्षांश। इसके बाद देशांतरीय विस्तार है 23 डिग्री 1950 से 88 डिग्री 1740 पूर्वी देशांत तक। बिहार का आकार लगभग आयताकार है। कैसा है? तो आयताकार है। 82 का क्वेश्चन है, निम्न में से जीवाणु जनित रोग को पहचानिए और सही विकल्प को चुनिए। तो देखिए इसमें से जीवाणु जनित रोग आपको कुष्ठ रोग और टिटनेस, इसके बाद हैजा और मस्तिष्क का अवरोधन, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 83 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 84 नंबर प्रश्न, 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य व तत्कालीन कारक क्या था? कारण क्या था? तो इसका तत्कालीन कारण था आपको भुगतान संतुलन का संकट। 84 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 1991 के सुधार भारत के स्वतंत्रता के बाद इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण था जिसने अर्थव्यवस्था की प्रकृति को मौलिक तरीकों में बदल दिया। 85 नंबर प्रश्न है, इमरजेंसी यानी आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है आपको एड्रीनेलिन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। एड्रीनेलिन इस हार्मोन को एड्रीनेलिन एवं एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। यह हार्मोन मेडुला से स्रावित हार्मोन का अधिकांश भाग होता है। यह हार्मोन क्रोध, डर, मानसिकता व तनाव एवं व्यस्तता की अवस्था में अत्यधिक स्रावित होने लगता है, जिससे इन संकटकालीन परिस्थितियों में उचित कदम उठाने का निर्णय लिया जा सकता है। 86 नंबर प्रश्न है, समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है कहाँ पे? यह स्थित है आपको जामनगर में, ऑप्शन नंबर ए जामनगर। 87 नंबर प्रश्न, अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी? अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी? यह किया गया था आपको वर्ष 2000 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। 88 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया था? यह हटाया गया था आपको भाग 7 को, ऑप्शन नंबर बी भाग 7। 89 नंबर प्रश्न है, प्रक्षेप जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही दर्शाया जाता है वह डैश कहलाता है? वह कहलाएगा दिगंशीय कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए दिगंशीय। यह प्रक्षेप नौ परिवहन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ग्लोब की अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के जाल पर प्रकाश डालकर प्राप्त की गई छाया प्रक्षेप कहलाती है। 90 नंबर का प्रश्न है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? देखिए ये है आपको भारत म्यांमार सीमा, ऑप्शन नंबर डी। 91 नंबर प्रश्न, यदि सीमांत उपभोग
प्रवृत्ति MPC 0.8 है तो गुणक का मान कितना होगा? 5 होगा। ऑप्शन नंबर ए 5। 93 नंबर प्रश्न है, अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? यह किया था अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर डी अबुल कलाम आजाद। 94 नंबर प्रश्न है, अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य हैं, यह आपको राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। 95 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त को प्रस्तावक था? यह था आपको सर जॉन शोर। ऑप्शन नंबर ए। 96 नंबर प्रश्न है, ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है किसमें? यह होगा स्टील में। ऑप्शन नंबर ए स्टील। 97 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। 99 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया? यह किया था विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर बी। 100 नंबर का प्रश्न है और इस सेट का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ यानी दोमट मैदानों का भाग नहीं है? यह है आपको बिहार का पूर्णिया जिला। ऑप्शन नंबर ए। बिहार राज्य का पूर्णिया जिला जो है उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदान का भाग नहीं है। पूर्णिया जिला उत्तरी पूर्वी जलोढ़ दोमट मैदान के अंतर्गत आता है।